एक बार खुद से देख लेना। इसलिए सपोज कर कि एमसीक्यू में ठीक है, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम्हारा, जैसे कि मान लो नंबर वन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का है, बट नंबर टू, थ्री, फोर, ये सब तो आप कर ही सकते हो। एक बार खुद से करके आना, सही गलत तुम लोग। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक भी, और वॉट, ट्रू फॉल्स भी भले ही नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सुविधा होगा। ओके। और लॉन्ग क्वेश्चंस में तुम लोग जो आगे से ध्यान रखोगे, टोटल हिसाब से उसको यदि मैं यूनिट में बांटू ना, यूनिट तुम लोग पकड़ के चलना। कुछ इस तरह से याद रखने के लिए चैप्टर को या कोई भी चीज को टुकड़े में तोड़ना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो यूनिट आपका रहेगा, इससे ध्यान रख लेना कि कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट कुछ रहेगा ये। तो मैं यूनिट के रेफरेंस पे भी थोड़ा बात करूंगा कि पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, आठ, नौ, फाउंडेशन की स्टडी मेट को बेस करके ही दिया हूँ कि बेहतर है तो वही रखता हूँ। तो शुरू का 6 यूनिट है। पहला और दूसरा यूनिट, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा में इतना भी हड़बड़ी नहीं है, एक ही पकड़ लो। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब बोला, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक ही क्वेश्चन बार बार आया है। कौन सा? ई कॉन्ट्रैक्ट, 11 नंबर और 32 नंबर, 11 नंबर और वॉट, 32 नंबर। क्लियर है? कर लोगे थोड़ा। एक, 11, 32 और के बाद कंसीडरेशन, 3 क्वेश्चन, 4 में रिपीट ही है। 15, 19, 22, 19, 22। तो सिंपली सवाल जो थोड़ा सा देख लोगे, लिख लोगे, वो लिखना है तुम्हें अपने हाथों से। उतना लिखना है जितना एग्जाम में लिखना है। क्लियर है? तो खुद से थोड़ा सा, कौन कौन सा सवाल आपने अभी देखा वो ध्यान रख लेना। बता कौन कौन सा। तो नेचर वाले से एक है, 11 नंबर ही है। 32 का तो मतलब सेम ही है। गलती से वो लोग पास पास रखना चाहिए था। तो 3 क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हैं, तीन नहीं, 4, 11, 15, 19, 22, लिख लो। एमसीक्यू पूरा और डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ होना चाहिए।
11, 15, 19, 22। ठीक है, तो अब आ जाओ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितने टुकड़े हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कितने टुकड़े हैं टोटल? 4। कौन कौन सा? इंडेमनिटी गारंटी, एजेंसी एंड ब्लेलमेंट एंड प्लेजेस, 3 ही जरा। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, इंडेमनिटी एंड व्हाट, गारंटी, उस पर बात कर लेते हैं। तो इंडेमनिटी एंड गारंटी में फिर यदि चलते हो तो क्या रहा टोटल? सबसे पहले तो कुछ टर्म्स आपको वहां पे डेवलप करना पड़ेगा इंडेमनिटी एंड गारंटी में। तो एग्जाम्पल अभी बनाए हैं। सेटलमेंट प्लीज नहीं बना, गारंटी बना है। चलो, इंडेमनिटी मतलब, इंडेमनिटी मतलब इंडेमनिटी मतलब किसी के नुकसान की भरपाई करना। इंडेमनिटी मतलब किसी के नुकसान का भरपाई करना। ओके, 124 से 47 तक जिक्र है किसके बारे में? इन्हीं के बारे में। तो करीब करीब 24 सेक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से फटाफट चल रहा है। क्वेश्चन जो आया है बहुत मिनिमम आपका था, डिफरेंस और गारंटी किसको कहते हैं। तो बहुत ज्यादा उसमें चल दिमाग नहीं खराब करते हुए एक हेडिंग लिख सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर सेक्शन 124। अंडर सेक्शन 124, a contract which a contract by which one party promises to save one party promises to save other from the loss caused by caused to him from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself, by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. Any other person. तो ध्यान से एक एक लाइन पढ़ना। जब तू सीए में बन गया, तू किसी कंपनी में पीडब्ल्यूसी में नौकरी करने गया। पीडब्ल्यूसी में जब तू नौकरी करने गया तो पीडब्ल्यूसी तुमसे एक बॉन्ड भरवा रही है। क्या कर रही है? बॉन्ड। क्या होता है ये?
इतना साल तक काम करना पड़ेगा। 2 साल तक करना पड़ेगा और 2 साल के पहले छोड़ दिए तो ₹1,00,000 देना पड़ेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोल सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। 1 by 1, a contract by which one party promises to save। तूने पीडब्ल्यूसी को किया प्रॉमिस किया सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम। कंपनी को तूने प्रॉमिस किया कि आपका जो लॉस होगा उससे हम आपको सुरक्षित रखेंगे। कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। मेरी हरकतों के कारण, तुम्हारी हरकत, तुमने वादा किया था कि 2 साल काम करोगे, बीच में छोड़ के जा रहे हो। बीच में छोड़ के क्या है जा रहे हो। तो तुम्हारी इस हरकत से कंपनी को क्या होने वाला है, क्यों नुकसान होगा, कैसा नुकसान होगा। तुमको ट्रेनिंग वेनिंग देने में उसका ₹1,00,000 लग गया, उसका एक बेनिफिट तो चाहिए ना। ट्रेनिंग पीरियड में हम तुमको सिखाने का उल्टा सैलरी भी दिए और तुम छोड़ के चले गए, तो मेरा फायदा क्या हुआ भाई। मेरा फायदा क्या हुआ। तो तुमसे बॉन्ड भरवा लिए, कभी कभी तुमसे बॉन्ड भरवाएंगे। कंपनी बोला ये कहाँ से देगा, ये काम करते इसके फादर से बॉन्ड भरवा लेते। तो फादर ने प्रॉमिस किया था कि मेरा लड़का छोड़ के जाएगा तो ठीक है हम दे देंगे। लास्ट वाला 2 वर्ड, और बाय द कंडक्ट ऑफ व्हाट एनी अदर पर्सन। क्लियर है। तो 124 में क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन। चलिए 3 पार्टी खाली लिखोगे, 2 पार्टी। इंडिम्निफायर, इंडिम्निफायर सामने लिखना, द प्रॉमिसर। इंडिम्निफायर कौन हुआ, प्रॉमिसर, जिसने तुम्हारा नुकसान को भरपाई करने का क्या किया। सर, टू सेव द अदर पार्टी, promiser to save the other party। दूसरी तरफ दूसरा वर्ड लिखना, इंडिम्निटी होल्डर। इंडिम्निटी होल्डर, इंडिम्निटी होल्डर उसके या उसके स्लैश में लिख लेना इंडिम्निफाइड। इंडिम्निफाइड उसके सामने लिखना द प्रॉमिसी। प्रॉमिसी, ठीक है। प्रॉमिसी टू बी सेव्ड अगेंस्ट द लॉस, टू बी सेव्ड अगेंस्ट द लॉस। 2 पार्टी हुआ। तो तुम कौन है, इंडिम्निफायर और इंडिम्निटी होल्डर। इंडिम्निफायर, नौकरी करने गए तो तुमने वादा किया ना। और प्रॉमिसी कंपनी कौन है, इंडिम्निटी होल्डर। इंडिम्निटी होल्डर, इंडिम्निटी बोलने से क्या आएगा मन में, किसी को लॉस भरपाई करने का क्या किए हो, वादा किए हो।
और लॉस किसके कारण हो सकता है? हमारे कारण भी हो सकता है या किसी और पर्सन के कारण भी हो सकता है। तो ये इंडेमनिटी एक्सप्रेस इम्प्लाइड कुछ भी हो सकता है। चल अब लिख, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर ने अंडर सेक्शन 125, अंडर सेक्शन 125 पहला, अच्छा सामने लिख, इंटाइटल्ड टू रिकवर, द promisee is entitled to recover, हाँ, promisee is entitled, from indemnity holder promisee है ना, the indemnity holder यानी promisee is entitled to recover from the promiser, from the promiser all damage, all damage which he compelled, which he compelled to pay in any suit, B दूसरा, all costs which he may have been compelled, all costs which he may have been compelled to pay in, to pay in, pay in bringing class defending, bringing class defending the suit, bringing और, ठीक है, नेक्स्ट चला थर्ड, all sums which he may have paid, all sums which he may have paid, may have paid under the terms of any compromise, under the terms of any compromise of suit, compromise of suit, ये दो ही सेक्शन इंडेमनिटी पे है, ध्यान से बता पहले वाले का मतलब। तुमने किसी कंपनी को या किसी ने किसी को वादा किया कि तुम्हारा नुकसान की भरपाई करेंगे, ऑल डैमेज विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन व्हाट, तूने क्या कहा, सर आप मिस्टर एक्स से काम कर लो, हम बोला देख तू यदि फेल कर गया ना या तेरी गलती के कारण, हमको उसे पैसा क्या करना होगा, देना पड़ जाएगा, फेल तू किया, अब मेरा क्वेश्चन है कि मैं तेरे से कितना ले सकता हूँ, मैं तेरे से कितना ले सकता हूँ, क्योंकि वो बंदा जो सामने वाला है मेरे पे केस करेगा, सामने वाला बंदा मेरे पे क्या करेगा, केस करेगा ना, और ब्रिज के कारण मेरे को डैमेज वेमेज देना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, ऑल डैमेज विच ही मे कंपेल टू पे इन व्हाट, एनी सूट,
ठीक है। दूसरा बी क्या, all costs which may have been compelled to pay in war, bringing or defending the war। या तो हो सकता है कि मुझे सूट को डिफेंड करना पड़ेगा, कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट का खर्चा वर्चा भी मेरे से क्या है, मांग सकता है, या मेरे को उसके अगेंस्ट में केस करना पड़ेगा। इन सब में भी मेरा खर्चा क्या है, आ सकता है। ओके, तो उस केस में मुझे देना पड़ेगा, वो हम ले सकते हैं तेरे से। एंड तीसरा कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मतलब सुलह करना। कभी कभी क्या लगता है, देख, कोर्ट तू जाएगा, मैं भी जाऊंगा, एक काम कर, कोर्ट के बाहर ही हम लोग सेटल कर लेते हैं, ठीक है, तेरा नुकसान हुआ ही है। तो सूट को कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में यदि मेरे को कुछ देना पड़ा, तो वो भी मैं तेरे से क्या है, ले सकता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में टोटल कितना रहा, दो सेक्शन, गारंटी बोल रहा हूँ, इंडिमनिटी, सेक्शन 124 और वॉट 125। ठीक है, एक लाइन और आगे लिख ले उसके नीचे, द लाइबिलिटी ऑफ इंडिमनिफायर commences, the liability of indemnifier commences as soon as the liability of as soon as the liability of indemnity holder as soon as the liability of indemnity holder becomes absolute and certain, becomes absolute and what, certain। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन बोल। बार बार ये वर्ड है ना, मैं तेरे से आके बोला लॉस, मेरे लॉस, लॉस हुआ पैसा दे, लेकिन बात थी कि मेरा लॉस, अभी मैं, सामने वाला मेरे से लॉस मांगा नहीं है, तुम्हारे चक्कर में मेरा क्या हुआ, नुकसान होने वाला है। कहानी ये है कि मैं तेरे से कब लूंगा, कब मेरा मांगने का अधिकार होगा, लाइबिलिटी कब स्टार्ट होगा। तो कौन सा लास्ट का दो वर्ड है, एब्सोल्यूट एंड। भाई पहले निश्चित तो हो कि मुझे भी क्या करना होगा, देना होगा। और एब्सोल्यूट मतलब कितना देना होगा, एग्जैक्टली तो पता चले, तू मेरे को कितना देगा उतना ही देगा ना भाई, जितना होने वाला है, और वो, ठीक है। चल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ इतना था। अब आजा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। तो चल लिख हेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। चलो, अंडर सेक्शन 126
A contract of guarantee is a contract. Contract guarantee is a contract to perform. Contract of guarantee is a contract to perform the promise. Promise made or discharge the liability. Discharge the liability of a third person in case of default. In case of default. शब्दों को तोड़ अबे ऐसे ही बढ़ तोड़ेगा। ये लॉ पढ़ते पढ़ते अभी तक यही आइडिया बन रहा है। अबे वो आस तो सिंपल वर्ड बोला, लेकिन रियल फीलिंग बोल। तो वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का गारंटी थर्ड पर्सन मिलेगा। अगर एक भी पार्टी डिफॉल्ट होता है, दूसरी पार्टी का गारंटी थर्ड पार्टी जो डिफॉल्ट से परफॉर्मेंस करने से तो उसका लॉस वो बियर करेगा। नेहा ने एसबीआई को प्रॉमिस किया कि मैं परफॉर्मेंस करूंगी। कब? जब रिमी आपको लोन नहीं देगी तब। कब? जब रिमी आपको लोन नहीं देगी तब। तो तीन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पहले किसके किसके बीच हुआ? पहला कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे दो दो तीन तीन हुआ यार, मतलब तीन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक नेहा एसबीआई, एक रिमी एसबीआई, और एक नेहा और रिमी। एक नेहा और रिमी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन प्रॉमिसर? नेहा। प्रॉमिसी कौन? एसबीआई। किसके डिफॉल्ट करने पे नेहा पैसा एसबीआई को देगी? सेक्शन 126 क्या बोला है? समझ में आया? हम प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे कब? जब वो डिफॉल्ट करेंगी तब ना, उसके पहले तो नहीं करेंगे ना। अब ये जो तीन पर्सन है उनका नाम क्या क्या है? पहला, चल लिख, थ्री पार्टी। थ्री पार्टी अंडरलाइन करके श्योरिटी। श्योरिटी द पर्सन हु गिव्स द गारंटी। श्योरिटी कौन? द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, दैट इज नेहा। ठीक है? द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, दैट इज नेहा। सेकेंड, प्रिंसिपल डेटर।
principal debtor, a person in respect of whose default the person in respect of whose default the guarantee is given. Okay. And third, creditor. Okay. Person to whom the guarantee is, तो कौन है? SBI. क्लियर? आगे चला नेक्स्ट तीन लोग। प्रिंसिपल डेटर कौन, बता नाम में, जिनका जिनका एग्जांपल दिया था। समझ में आया? तो आगे इस लॉ में क्या बात होने वाला है? The right and duty of surety, right and duty or liability of principal debtor, the right of what? Creditor, नीचे एक के बाद एक ज्ञान वही होगा। ओके, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट थे? तो चल लिख, टाइप ऑफ 3 कॉन्ट्रैक्ट। Type of 3 contract in a guarantee. Type of 3 contract in a guarantee. पहला प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। पहला कौन सा? प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है। उसके बाद लिखेगा सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। बिटवीन surety and credit, between creditor and surety, या surety and creditor। between surety and creditor। next, third, implied contract। क्या रहा? implied contract। okay, between surety and debtor। between surety and debtor, हाइफन देके लिखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ ना? ठीक है। और सबसे ऊपर क्या लिखा था? सबसे ऊपर हेडिंग, टाइप ऑफ 3 कॉन्ट्रैक्ट इन गारंटी, सामने एक और वर्ड ले लेना, ट्रीपर्टाइट एग्रीमेंट। ट्रीपर्टाइट एग्रीमेंट। ट्रीपर्टाइट एग्रीमेंट
मतलब 3-3 है। चलो, मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच, डेटर एंड, क्लियर है। लोन कौन दिया, एसबीआई। लोन लिया कौन, रिमी। तो फिर मेन तो वही, शुरुआत तो वहीं से हुआ। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच, डेटर और श्योरिटी के बीच। नेहा ने एसबीआई को क्या बोला, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा किसके बीच, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब भाई तेरे चक्कर में नुकसान हुआ ना, तो वो अलग से तो नहीं करना पड़ा, इम्प्लाइड था। आगे चला कि तीन जो एग्रीमेंट सबके बीच था, बस एमसीक्यू या कहीं और हो सकता है। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कौन, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट कौन, एंड इम्प्लाइड कौन, किसके किसके बीच। अब हेडिंग ले ले, चलो हेडिंग लो, फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ गारंटी। फीचर्स ऑफ, सामने एक वर्ड लिखना, वैलिड, वैलिड गारंटी। ठीक है। पर्पस, पहला पॉइंट, पर्पस to secure the payment of a debt, to secure the payment of a debt. Okay, नेक्स्ट लिखोगे कंसिडरेशन। तो लिखोगे अंडर सेक्शन 127, अंडर सेक्शन 127, consideration received by the principal debtor consideration received by the principal debtor is sufficient consideration, is sufficient consideration to the surety, to the surety for giving the guarantee, to the surety for giving the guarantee, comma, but past consideration is no consideration, but past consideration is no consideration for the contract of guarantee, for the contract of guarantee. Even if the principal debtor is incompetent to contract, even if the principal debtor is incompetent to contract,
incompetent to contract, the guarantee is valid. The guarantee is valid. But if surety is incompetent to contract, the guarantee is void. Guarantee void. ओके, तो बहुत सारा चीज 127 में था छुपा हुआ, बोलो, जो कि रूल के हिसाब से अलग अलग दिख रहा था। पहला, 3 कॉन्ट्रैक्ट है, लास्ट में एक अलग पैरा में लिख लो, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड नो कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर। नो कंसिडरेशन के पहले एक और वर्ड दे दो, डायरेक्ट। डायरेक्ट कंसिडरेशन, no direct consideration is required. No direct consideration is required for surety and creditor. एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है? void. नेहा क्या एसबीआई से कोई कंसिडरेशन ली थी या कोई कंसिडरेशन ली थी? तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ना, तो भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन लिया था, तो रिमी ली है। लोन कौन लिया है? रिमी। देना किसको था? रिमी को। रिमी फॉल्ट की तो देना किसको पड़ा? नेहा को क्या कोई कंसिडरेशन मिला था? कंसिडरेशन दोनों की तरफ से है, हम पढ़ाएंगे तुम फीस दोगे, तो एक ने नहीं दिया तो क्या हुआ? वर्ड क्लियर। तो सिंपल सा कहानी है कि यहाँ कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। तो ये 3 अलग था, प्रिंसिपल, सेकेंडरी एंड व्हाट, इम्प्लाइड। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं लिए भाई, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। मतलब क्रेडिटर का उधार लेना सफिशियंट है। पर में क्या लिखा था? कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल डेटर इज व्हाट? सफिशिएंट कंसिडरेशन। इमी ने लोन लिया, कंसिडरेशन वही है। दूसरा क्या लिखा? पास्ट कंसिडरेशन इज व्हाट? कंसिडरेशन में पढ़े थे हम लोग, तीनों होगा। तो बैंक ने रिमी को लोन पहले दिया था, बाद में बोलता भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कर, बोला वैसे नहीं होगा। जब दे रहा था तभी। प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। जिंदगी में एमसीक्यू जब बनाने की बारी आए तो यहां से एक एक हिस्सा उठ सकता बाबू। जब बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना तो खुद तुम्हें सेंस समझ में आएगा। कुछ भी कहीं से भी क्रिएट होगा, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो एमसीक्यू हो। और इंसान जो लोग क्रिएट करते हैं ना, ऐसे ही क्रिएट करते हैं।
तुम मुझे आधा घंटा दो तो 10 तो एमसीक्यू बनाते हैं। हाँ, एक तो दो चार पांच केस स्टडी बनाते हैं। आपका नजरिया क्या है नहीं है, बट मुझे इतना समझ में आता है कि बस तुम इस मुद्दे को क्लियर रखो। उसको जो बनाना है बनाने दो। उसको जो बनाना है बनाने दो। तुम लोग या ज्यादातर लोगों की धारणा, कुछ लिखवाइए, क्या लिखवाए भाई? क्या बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं है यहाँ। देख ले उसके 127 में क्या बोला। विदाउट कंसिडरेशन वाली भाषा कंफ्यूजिंग है क्या? विदाउट बोला नहीं, डायरेक्ट नहीं चाहिए, मतलब इनडायरेक्ट तो हो ही सकता है। लिया है रिमी, देना हमको है बैंक को। देना हमको है बैंक को। लेकिन फिर क्या बोला, पास्ट कंसिडरेशन में हम लायबल नहीं हो गए। कंसिडरेशन में हम लायबल, तो इसका मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। फिर नीचे क्या देखा थर्ड वाले में, इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज व्हाट। रिमी 18 से कम साल की थी, इनकम्पिटेंट या अनसाउंड माइंड, तो भी नेहा को पैसा क्या करना हो। तो इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट, द गारंटी इज व्हाट, बट द श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट, द गारंटी इज व्हाट। बोला ना कि 5-6 क्वेश्चन जनरेट हो जाए। इसीलिए मेन जो प्रोविजन है ना, उसको जितना पढ़ने का कैपेबिलिटी है समझने का बना लो। बाकी कहानी बहुत कुछ होगा, एग्जाम्पल होगा, ये होगा। अब तुम एग्जाम्पल पढ़ोगे तो होता तो आंसर इसी पे है। चलिए आगे चल। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ ए लाइबिलिटी। Existence of a liability enforceable by law. Enforceable by law, not time barred. Not time barred. मतलब लीगली इन्फोर्सेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये हो गया थर्ड। फोर्थ लिखोगे, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। ठीक है, उसके नीचे लिखो पहले, अंडर सेक्शन 142, 142, any guarantee which has been obtained, any guarantee which has been obtained by the means of misrepresentation, by the means of misrepresentation made by the creditor, made by the creditor, or with his knowledge and assent, or with his knowledge and assent, concerning a material part of the transaction,
material part of the transaction is invalid, is invalid. और दूसरा पैरा में अंडर सेक्शन 143 any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence, by means of keeping silent as to material circumstances, as to material circumstances okay, चलो इज इनवैलिड। बताओ 142 को एक्सप्लेन करो। मिसरिप्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। मतलब एक होता है फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी इनवैलिड कर देगा। मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कौन सा वर्ड है? मटेरियल बोलने से इंपॉर्टेंट, यहाँ मटेरियल का मतलब हुआ इंपॉर्टेंट। अलग अलग शब्दों का मतलब कॉन्टेक्स्ट में बदल जाता है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिमी ने एसबीआई से लोन लिया। रिमी ने क्या किया? एसबीआई से लोन लिया, लेकिन नेहा को सब कुछ ये लोग नहीं बताया, जो मेन बातें थी। मेन बातें क्या है? ठीक है, इंटेंशन अलग बात है, लेकिन फिर भी उनको क्या था? मटेरियल बात, मटेरियल यानी बताए थे इंपॉर्टेंट कंसर्निंग। ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ मेड बाय द क्रेडिटर, एसबीआई ने नहीं बताया। और विथ हिज नॉलेज, उसको पता था कि भाई नेहा को बता दिया जाए ये। और मटेरियल का एक और भी मतलब है, हो सकता था कि वो पता चलता तो नेहा गारंटी देती नहीं, नेहा गारंटी, लेकिन तूने तो छुपा लिया भाई। तो 142 गारंटी गिवन ऑन मिसप्रेजेंटेशन, और 143 क्या बोला? 42 और 3 में अंतर? 42 में बोला है, 43 में चुप रहेगा। To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. समझा? चल आगे, नेक्स्ट। राइटिंग नॉट नेसेसरी, राइटिंग नॉट मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो रिटन होना जरूरी नहीं है, ठीक है, ओरल भी हो सकता है। मतलब सिक्योरिटी वाला जो गारंटी है वो रिटन होना जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में तो बात वही है ना, विटनेस, ये विटनेस यदि खड़ा कर दिया तो चलेगा, ठीक है। विटनेस
अबे पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, ओरल भी तो चलेगा। अब प्रूफ करना मुश्किल होता है लेकिन है, वैलिड है। ठीक है, 10 तो विटनेस खड़ा कर दिए सामने लाके, और कोर्ट उसको लेके थोड़ा सा कॉन्शियस होता है। चलिए लास्ट, ज्वाइनिंग ऑफ द अदर को श्योरिटी। रिमी जब लोन ले रही थी तो स्टेट बैंक ने कहा, नेहा गारंटी दोगे? नेहा बोली कि हम अकेले नहीं देंगे, आर्यन गुप्ता को भी देना होगा। नेहा बोली कि हम हैं और बॉन्ड, आर्यन गुप्ता भी रहेगा। अब नेहा ने उस समय तो साइन करके चली गई। आर्यन गुप्ता यदि साइन नहीं किया तो नेहा लायबल नहीं है। क्यों? बात हुई थी कि आर्यन का भी सिक्योरिटी होना क्या है, जरूरी है। तो 144 कहता है कि until the co-surety joins, the guarantee is not what? Valid. तो लिख लो शॉर्ट में, अंडर सेक्शन 144 unless the co-surety joins, co-surety joins, the guarantee is not valid. The guarantee is क्लियर, वैलिड ही नहीं रहेगा। चलिए, क्या हेडिंग था आपका? फीचर्स ऑफ, क्लियर है। टाइप ऑफ गारंटी हेडिंग दोगे? टाइप ऑफ, पहला लिख लो स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी हमने सिंगल डेप्थ और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। स्पेसिफिक गारंटी के सामने सिंगल डेप्थ और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। उसके बाद अलग से लिखो, द श्योरिटी लाइबिलिटी comes to an end comes to an end comes to an end when the guaranteed debt is duly discharged. When the guaranteed debt is duly discharged, or the promise is duly performed, or the promise is duly performed,
ठीक है, चलिए आगे पहले लिख लो कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी अंडर सेक्शन 129 under section 129, a guarantee which extends to a series of transactions, a guarantee which extends to a series of transactions, extends to a series of transactions is called a continuing guarantee. आगे फुल स्टॉप के बाद a surety liability continues, a surety liability continues until the revocation of the guarantee. Continue until the revocation of the guarantee. चलिए, नेहा ने बैंक को कहा, सर इसको आज के लिए 2 लाख दे दो, मैं इसकी गारंटी देता हूं। एक दूसरी भाषा, सर आप इसे 2 लाख रुपया तक दे सकते हैं, उसकी गारंटी देता हूं। आज के लिए 2 लाख, सिर्फ आज एक बार जो दिए उसी के लिए दिया हूं। तो वो यदि वापस कर दी, बाद में फिर 2 लाख दिए, तो वो 2 लाख का तो हम नहीं बोले थे। ठीक है, आज वाला 2 लाख दे दिए, हाँ दे दिए, वापस की ना, हमने आपको दे दिया। कल फिर 2 लाख दे के फिर बोलते वो दो नहीं दी, तो बोला भाई हमने तो आज वाला बोला था, यानी स्पेसिफिक था, और आप इसको 2 लाख तक दे सकते हैं। ठीक है, और बार बार दे सकते हैं। कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यूइंग गारंटी वापस लेना है तो मुझे क्या करना होगा, रिवोक करना होगा, नोटिस दे देना होगा कि आज तक आपका 180 या 90 है, आज के बाद से हम लायबल नहीं रहेंगे, आज के बाद से हम लायबल नहीं रहेंगे। तो ये दोनों का अंतर था। इसके बाद का हिस्सा में आप इसे याद करना जो आया भी था, क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी और व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पहला वाला पॉइंट में समझ में आया? ठीक है, 2 पार्टी और 3 पार्टी, दूसरा भी समझ में आ ही गया होगा। इंडिमनिटी में अनकंडीशनल है, मैं तुम्हारा नुकसान हुआ दूंगा, गारंटी वो नहीं दी तब देंगे। टाइम ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, टाइम टू एक्ट,
इंडिम्निफायर क्या बोला, कोई रिक्वेस्ट नहीं है इंडिम्निटी होल्डर से, बस हमके लॉस की भरपाई क्या है। उधर तो एसबीआई नेहा को बोला ना, सॉरी रिमी ने एसबीआई को क्या बोला, द सिक्योरिटी एक्ट एज अ रिक्वेस्ट ऑफ, रिमी ने नेहा को बोला ना भाई मेरे बिहाफ में गारंटी दे देना, मेरे बिहाफ में गारंटी दे दे। बट इंडिम्निटी में लड़के ने फादर को रिक्वेस्ट नहीं किया था, फादर खुद ही जाके क्या बोले थे, हम देंगे। इंडिम्निटी में थर्ड पार्टी को आप स्यू नहीं कर सकते हो, थर्ड पार्टी को स्यू, लेकिन गारंटी में नेहा रिमी से पैसा क्या है कि तेरे चक्कर में मुझे एसबीआई को क्या करना पड़ा, देना पड़ा। पर्पस एंड कॉम्पिटेंसी समझ गए। इसके बाद वाला हिस्सा रिस्क लेके छोड़ सकते हो क्योंकि पूछा नहीं है, और वो बहुत लंबा है। क्या है, सिक्योरिटी की लायबिलिटी क्या होगी, फिर सिक्योरिटी के डिफॉल्ट में, फिर डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कब मुक्त हो गया, सिक्योरिटी कब रिवोक, क्या चला, कंडक्ट ऑफ लेटर, उसके अंदर बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है। हैं, राइट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना के पीछे भागो, रीजन पूछ ही नहीं रहा वो, जितना पूछा है वो रेंज तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या था, इतना ही था। कोई भी सवाल यदि आप उसमें देखोगे, जैसे कि एक एमसीक्यू ही है, बोलो 11 का आंसर क्या होगा, 12, ठीक है, 10 लगा देंगे। नंबर 3, ये भी वही है। नंबर नंबर 5, तो अभी पर इतना जल्दबाजी क्या था, क्रेडिटर, ठीक है। देखा करो, ये था तुम्हारा, और जो कौन सा, कौन सा, ये कौन सा, फॉल्स, क्या बोले थे, रिसिप्रोकल प्रॉमिस, कौन सा प्रॉमिस, एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा उसे क्या बना देता है, रिसिप्रोकल प्रॉमिस। क्रॉस बोल के कुछ नहीं होता, क्रॉस ऑफर होता भाई।
क्रॉस ऑफर हो सकता है, क्रॉस प्रॉमिस बोल के कुछ नहीं होगा बाबू। ठीक है, तो दो तीन सवाल है, 25, 27 और 33। 25, 27 और 33। कौन सा सेक्शन जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन वाला और साइलेंस वाला, समझे? ओके, इसके बाद 27 तो देख ही लिया। ठीक है, तैतीस नंबर, अब ये पढ़ना पड़ेगा उधर। Liability of surety is considered to be what? Discharge. And liability of surety is what? इधर अब नीचे लपेट दिया। समझे? बट सेक्शन वही है, हैं? ये तो हेडिंग वहां से है, पूरा से है, लाइबिलिटी कब डिस्चार्ज होगा, कब नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी मतलब सब आ गया। रिवोकेशन थोड़ा थोड़ा सब लिखना पड़ेगा, समझा? तो देख ले, ये करीब 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 ये क्या है, सब है। देख देख देख, वेयर सिक्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, वेयर सिक्योरिटी व्हाट डिस्चार्ज, अलग अलग सब है भाई। तो हिसाब से तो ये सारा कुछ आ गया। ठीक है, इनवैलिडिटी में भी तो डिस्चार्ज हो गया ना, इनवैलिड हुआ तो क्या हो गया, इसलिए वो पूरा मेंशन हुआ है। लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ उस तरह का था। अब ये तो देख, तू भी जानती है, पर थोड़ा बहुत तो ऊपर से ही उतार सकता था। दो दो लाइन करके सब में क्या करना था, कम से कम हेडिंग भी क्या करना था। 7 नंबर का है तो एक हेडिंग भी सही से दे दे तो भी चल जाएगा। तो ये तेरा है गारंटी पे क्वेश्चन। समझ में कुछ आया? तो इंडिग्निटी और वॉट, तो एक तो रिस्क पे लेके जा ही सकता है, इतना आइडिया तो है, एमसीक्यू कम से कम हो जाए और 90% वाला हिस्सा इधर से आ जाए। क्योंकि इसको याद करना, हमको लगता है इतना सारा पढ़ना है, तो इसमें इतना मत जाओ डिस्चार्ज वाले पोर्शन में। क्योंकि यहां से तो तुम्हारा एक पार्ट है ना, सिक्योरिटी का लायबिलिटी का नेचर क्या है। ठीक है, शुरू हुआ यहाँ से पूरा 1 बाय 1। तो मुझे लगता है ये हिस्सा रिस्क, बस हेडिंग लिख सकता है, बाकी रिस्क पे ले सकता है, क्योंकि एमसीक्यू हो सकता है डिस्चार्ज से। ठीक है, तो एटलीस्ट हेडिंग कम से कम क्या है, देख लोगे। ठीक है, चल।